नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपके साथ वंदना माहौर और आप मुझे देख रहे हैं वंदे मंत्र पर। सामाजिकता की हमारी इस कड़ी में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने क्षेत्र में तो कई सारे काम किए ही हैं, लेकिन सामाजिकता के क्षेत्र में भी वो जब से जुड़ी हैं तब से वो लगातार काम कर रही हैं। वो चाहे कोरोना काल हो या साधारण काल, उन्होंने अपने व्यक्तित्व की छाप हर जगह छोड़ी है। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी। मेरे साथ हैं आज अनामिका मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका वंदे मंत्र में। थैंक यू मैम, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे कि सामाजिक क्षेत्र में आने से पहले आपका जीवन क्या था और आप क्या करते थे उस टाइम पे? मेरा जीवन मैंने अपनी जब एजुकेशन कंप्लीट की उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। लकीली मेरा सिलेक्शन हुआ राजस्थान सिविल सर्विसेज में। वहाँ पर सर्व करते ही उसी दौरान मेरा यूपी सिविल सर्विसेज में भी सिलेक्शन हो गया। तो करीब साल भर राजस्थान में जॉब करने के बाद मैंने यूपी में ज्वाइन किया वुमेन चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में। तो वहाँ जो मेरा नेचर ऑफ जॉब था उसी ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग पब्लिक सर्विसेज में रहकर काम तो बहुत करते हैं लेकिन तब भी हमारे हाथ बंधे हुए होते हैं। बिल्कुल, हम करना कुछ और चाह रहे होते हैं, लेकिन एक प्रोसीजर होता है, उसको कानून के दायरे में रह के सारे काम करने पड़ते हैं उससे। तो और हम जो रिजल्ट्स पाना चाहते हैं ज़मीन पर कई बार नहीं भी आ पाते हैं, क्योंकि काम बहुत होता है और हैंड्स की कमी होती है। इसमें गवर्नमेंट का दोष नहीं है, पॉलिसीज़ बेहतरीन हैं हम लोगों के देश में। इम्प्लीमेंटेशन में कई बार ऑफिसर्स की वजह से या कई बार स्टाफ की कमी होने के कारण बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें ग्राउंड पर नहीं देखने को मिलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा रुझान शुरू से था। जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उससे पहले भी मैंने MD जैन इंटर कॉलेज में सर्व किया था कुछ टाइम, और मैं फॉर्चुनेटली पहली फीमेल टीचर थी जो एक ऑल बॉयज़ स्कूल में उन लोगों ने अपॉइंट किया था जिसको। हाँ जी, MD जैन पूरा बॉयज़, हाँ, बॉयज़ इंटर कॉलेज है। हाँ जी। तो उन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मेरे एक्सपीरियंस से उन्होंने फिर अगली बार एक कंप्यूटर टीचर को, फीमेल टीचर को भी अपॉइंट किया। तो इस तरह से मतलब आपकी वजह से मैम और भी दरवाजे खुल गए महिलाओं के लिए उस स्कूल में। हाँ, उस स्कूल कह कह सकते हैं हाँ। और फिर उसके बाद जब मैं सिविल सर्वेंट थी उस दौरान फिर मैंने ये हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम दिया। मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हुआ और मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर करीब 4 साल पहले ज्वाइन किया है। पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं। ओके, पॉलिटिकल साइंस ली है आपने, तो मतलब पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ाते भी हैं, तो पॉलिटिक्स में आपका रुझान है कहीं ना कहीं? देखिए, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस लोगों को लगता है कि दोनों चीज़ें एक ही हैं। हाँ, हमें भी यही लगता है। पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जी। हाँ, उसी से जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके जीवन के हर पहलू को छूता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो। क्योंकि हम जब राज्य की बात कर रहे हैं, जो कि सेंटर सब्जेक्ट है हमारे पॉलिटिकल साइंस का, तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में राज्य है। जी, आप जन्म से लेके मृत्यु तक हर सर्टिफिकेट आपको कौन देता है? सरकार देती है। जी बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए इस क्षेत्र में जब मैं हूँ, आप कह रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में हूँ, तो चाहे वो मेरा एजुकेशन सेक्टर है या पहले मैं सिविल सर्वेंट थी, तो मैं तो समाज का अभिन्न अंग हमेशा से रही हूँ। तो सामाजिकता का क्षेत्र तो कहीं छूटा ही नहीं। जी बिल्कुल। तो वही मैं कहना चाह रही थी कि अब पॉलिटिकल से आ जाते हैं हम लोग सोशल वर्कर में, मैम, जो कि आप हमेशा हैं। आप, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपकी बुक भी देखी थी, जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे एक बुक देखने के लिए मिली जिसमें कि आपके मदर्स फाउंडेशन के बारे में लिखा था। मैं मदर्स फाउंडेशन के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, क्या है मदर्स फाउंडेशन? द मदर्स फाउंडेशन हमारा NGO है जो वर्ष 2008 में शुरू हुआ था। 2008 से लेकर अभी तक काफ़ी बड़े बड़े इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हमारे फाउंडेशन के द्वारा किए गए। जैसे एक सरकारी विद्यालय को गोद लिया गया था, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का रिनोवेशन है, जैसे गार्डन बनाया गया और वाटर हार्वेस्टिंग का और बहुत सारे काम उस स्कूल में किए गए थे। तो पर्पज़ ये था कि स्कूल का इस तरह का कायाकल्प हो जिससे कि बच्चों को और वहाँ जो उनके पेरेंट्स हैं उन लोगों को लगे कि हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़े, एक अच्छा सरकारी स्कूल जैसे कि हम देखते हैं उस तरीके के ना हो के एज ए इंग्लिश मीडियम जैसे कि वो लगे, इस तरीके से।
क्योंकि आप क्या होता है कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो बच्चों को भी उस स्कूल में बैठना और पढ़ना अच्छा लगता है। टीचर्स तो मायने रखते ही हैं, बट ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो मैम मैंने एक और चीज़ देखी थी, मदर्स फाउंडेशन ने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स भी चलाए हैं। लॉकडाउन में भी प्रोग्राम चलाए थे, लॉकडाउन के बाद भी आप प्रोग्राम चला रहे हैं। तो एक आध प्रोग्राम के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। मैंने उसमें एक देखा था, मिशन एक उम्मीद, वो चीज़ क्या है? एक्चुअली मिशन एक उम्मीद क्या है, जैसे नाम है उम्मीद, कि एक व्यक्ति हमारे पास एक उम्मीद लेकर आया। उसका एक मेडिकल केस था जो कि 1 साल से करीब पेंडिंग था जी। बहुत ही हेल्दी पर्सन वो किसी समय हुआ करता था, अच्छा उसका प्रोफेशन था, लेकिन शारीरिक समस्याओं के कारण उसका पहला ऑपरेशन हुआ तो जो एक तरह से अधूरा रह गया और पैसे के अभाव में वो पूरा नहीं हो पाया, तो 1 साल से वो काफ़ी तकलीफ़ में था। तो जब हमारे सामने वो केस आया तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो प्रयास किया गया, डॉक्टर से कंसल्टेशन हुआ, फाइनली एक डॉक्टर ने उस केस को टेकअप भी किया और उसका एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ, जिससे कह लीजिए आप कि एक दोबारा से जीवन दान मिलना किसी को, जी है ना, वापस एक नॉर्मल लाइफ में वो एंटर हो पाया। तो उसके लिए क्या था, एक उम्मीद थी, वो एक उम्मीद से हमारे साथ कारण उसको द मदर्स फाउंडेशन है उसको ऑफकोर्स। हाँ, और हम लोगों ने, मतलब मुझे कहते हुए फक्र हो रहा है कि हमने केवल अपने वॉलंटियर्स के सहयोग से और हमें ईश्वर की कृपा से मतलब इतना रहा कि हम उसके लिए खुद ही कर पाए। हमें फाइनेंशियल जो मदद, एक तरह से कहते हैं कि हमने लोगों से अपील तो की, लेकिन कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया, क्योंकि लोगों को लगा कि शायद ये सही है, गलत है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों के मन में। पर हाँ, उसका एक बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ और हमें खुशी है कि आगे अगर लोग हमसे जुड़े तो हमारी यही अपील है जनता से, सब लोगों से, समाज से, कि ऐसे केसेस अगर आते हैं तो आप अगर हमारे सहयोग में साथ में आते हैं तो हम लोगों के लिए और अच्छा कुछ कर पाएंगे। ओके मैम, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब लोग ऐसे लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं, आप जैसे लोग जिनका कोई नहीं होता उनके हम हैं, एक तरह से वही चीज़ है। मैम मैंने एक और चीज़ देखी थी उस बुक में ही, छोटे बच्चों को आप मैक्स मॉल में शॉपिंग करा रहे थे, तो वो आइडिया कहाँ से आया, मतलब कैसे निकल के आया कि हमें बच्चों को लेके जाना चाहिए? और काफ़ी सारे बच्चे भी थे वहाँ पे, और मैक्स में कुछ लोग भी हैं जिन्होंने मुझे बताया भी था कि यहाँ पे एक मैम और एक सर आए थे जो कि काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पे लेकर आए थे, तो उसके बारे में भी मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगी। एक्चुअली ये आइडिया, पूरी तरह से इस आइडिया का क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को, जो द मदर्स फाउंडेशन के सेक्रेटरी भी हैं, मिस्टर अमित सिंह। तो उनको लगा कि हम लोग दिवाली की हम बात कर रहे थे कि हम दिवाली सेलिब्रेशन कैसे करेंगे अपने फाउंडेशन के साथ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, एक क्लस्टर को हम लोग काफ़ी दिनों से केटर कर रहे थे, वहाँ के बच्चों को इवनिंग क्लासेस देना, डांस सिखाना, और हमारे वॉलंटियर्स उनके टच में थे। तो हमने सोचा कि चलिए उन्हीं बच्चों के साथ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो केवल सेलिब्रेशन, केवल उनके साथ मिठाई बांट देना या पटाखे बांट देना इज़ नॉट कंप्लीट। तो दिवाली पर जैसे हम लोग जब तक नए कपड़े नहीं खरीदते तब तक दिवाली नहीं लगती, तो हम भी चमकने चाहिए, हमारा आसपास भी रोशन होना चाहिए। तो हमने उन क्लस्टर के बच्चों को लिया, हमारे वॉलंटियर्स ने बहुत अच्छे से उनको मैनेज करवाया, और हम लोग करीब 30 बच्चों को लेकर मैक्स मॉल पहुँचे थे। 30-35 बजे थे, और मैक्स मॉल में सब बच्चों ने अपनी पसंद के कपड़े खरीदे, जो जिसको पसंद थे सब लोगों ने मज़े से खरीदे, और फिर वो लोग पहन कर वहाँ से निकले। बहुत अच्छा। फिर मनी बच्चों की दिवाली, फिर मनी बच्चों की दिवाली। बच्चे मन के सच्चे होते हैं मैम, और बच्चे मन के सच्चे से मैम एक और चीज़ याद आई। मैंने सुना था कुछ टाइम पहले कि आपका एक बच्चे मन के सच्चे के नाम से भी द मदर्स फाउंडेशन के अंडर में ही एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत आप शायद शिक्षा के क्षेत्र में उन बच्चों को जोड़ रहे हैं। वो क्या है मैम, बच्चे मन के सच्चे प्रोग्राम आपका क्या है? एक्चुअली प्रोग्राम नहीं है, बच्चे मन के सच्चे एक स्कूल है। ओके। और ये स्कूल है प्ले स्कूल, कम्प्लीटली फॉर प्री प्राइमरी एजुकेशन पर्पस, जिसको आप कह सकते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को जब शुरुआत करवाते हैं पढ़ाई में, हम एंटर करवाते हैं, तो हम उसको सबसे पहले प्ले स्कूल देते हैं, उनकी नींव तैयार करने के लिए, बेसिक लर्निंग उसकी हो जाए। इसी तरह से अब क्या है, हमारे आसपास हमने बहुत लोगों को देखा जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, और आसपास फैक्ट्रीज़ में गार्ड्स हैं जो काम कर रहे हैं, हमारे घर के आसपास लेबर भी बहुत काम करती है, तो उनके भी क्लस्टर्स हैं। और होता ये था कि मेरी एक बेटी है छोटी, 5 इयर्स की,
उसके पास कोई खेलने के लिए उसकी उम्र का बच्चा नहीं है। तो इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे जो उसके हम उम्र हैं वो लोग गार्डन में आ जाते थे खेलने के लिए। तो उनको देखकर मुझे लगा कि हम ऐसा क्यों ना करें कि जैसे होता है ना कि आप अपने बच्चे को इस बच्चे के साथ क्यों खेलने दे रहे हैं, ये उसको कुछ गलत ना सिखा दे जी। तो मुझे लगा कि वो उसको गलत तब सिखाएगा ना जब हम उसको ये मौका दें, क्यों ना हम उसको सही सिखा दें। बिल्कुल। अच्छा, बच्चों को हम पहले से अपने साथ जोड़ चुके थे, हम लोग इवनिंग क्लासेस दे रहे थे, बहुत बच्चों को दे रहे थे। कोरोना जब थोड़ा कम हुआ था उसके बाद हमने देखा था यहाँ आसपास बच्चे भटकते ही रहते हैं, तो अब आप उनको तो अंदर बंद नहीं कर सकते। तो उनको हमने कहा कि आप ठीक है, हमारे पास ओपन स्पेस था, गार्डन था, सरकारी पार्क है, तो वहाँ पर उन्होंने बैठना शुरू किया हम लोगों के साथ और इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। तो जब ये छोटे बच्चे भी आने लगे, ये अपने बड़े भाई बहनों के साथ बैठते थे तो हमें लगता था नहीं क्या समझ में आ रहा होगा। हाँ। पर वो उनको एक डिफरेंट कुछ हो जाता था उनके लिए हर डेली रूटीन में, तो वो आते थे। फिर मैंने देखा मेरी बेटी का खेलना उनके साथ जारी है, तो फिर ये आइडिया हमको आया कि हम एक इनके लिए प्ले स्कूल शुरू करते हैं। और वो प्ले स्कूल की शुरुआत हुई 31 जनवरी 2021 को और फ्री प्ले स्कूल है जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए हमने एजुकेशन दे रखी, कोई उनसे फीस नहीं ली जा रही है। प्ले स्कूल और नर्सरी की क्लासेस हमने सेपरेट कर रखी हैं। और जहाँ बहुत कोरोना आया, स्कूल्स में पढ़ाई बंद हो गई, तब भी उस दौरान भी हमने इन बच्चों के लिए वीडियोस के थ्रू और छोटे छोटे कहते हैं व्हाट्सएप पर हमने मैसेजेस के थ्रू इन लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू रखी। और अभी भी ये बच्चे आना चाहते थे, हम लोगों ने तो बंद किया स्कूल की कोरोना है, लेकिन उनके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं प्लीज़ इनको बुलाइए, सब भूलते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि हमारे स्कूल में एक दिन में 10 से ज़्यादा बच्चे ना आए, ताकि उनको हमने इस तरह से डिवाइड किया। हाँ, कि क्लास में भी अगर वो बैठेंगे तो दूर दूर बैठेंगे और कहीं कोई इन्फेक्शन का या किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा और पढ़ाई भी उनकी जारी रहेगी। चाहे भले ही वो हफ्ते में एक दिन हमसे मिलेंगे, पर उनको हम काम देंगे और वो सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चे मन के सच्चे एक तरह से आप कह लीजिए हमारा अब तक का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो हम लोगों ने द मदर्स फाउंडेशन में शुरू किया है। तो मैम अभी मदर्स फाउंडेशन को कहाँ तक लेके जाने का आपका सपना है कि हाँ हमें इस लेवल को टच करना है इस साल में? देखिए, कोई ईयरली टारगेट्स नहीं होते हैं जी, है ना। एक विज़न है हमारा, और हमारा विज़न क्या है? विज़न का मतलब होता है कि हम क्या अल्टीमेटली पाना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, है ना। तो हमारा द मदर्स फाउंडेशन NGO है, उसका जो मोटिव है या आप उसकी टैग लाइन से समझ सकते हैं, से नो टू वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। यानी किसी भी प्रकार की हिंसा या शोषण अगर समाज में है तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ऐसा काम करें कि उसको किसी हद तक हम कम करने में या रोक पाने में अपना कंट्रीब्यूशन समाज में दे पाएँ। तो शिक्षा के क्षेत्र में उतरने का ही अर्थ ये है कि पहला जो पड़ाव होता है व्यक्ति के जीवन के विकास का, वो शिक्षा होती है। अगर उसे शिक्षा अच्छी मिल जाए तो कई मायनों में वो अपना शोषण नहीं होने देगा, है ना। अगर बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं उनको काम पर लगना पड़ेगा। हाँ जी। फिर आप कहेंगे कि चाइल्ड लेबर है या बच्चों का शोषण किया जा रहा है ना। तो पहली चीज़ तो यही है कि बच्चा शिक्षित हो, जुड़े वो पढ़ाई से, एक उसको डायरेक्शन मिल जाए। और इसी तरह से महिलाओं को लेकर भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें हमारी पाइपलाइन में हैं, जिससे हम हमारे साथ कई महिलाएं भी जुड़े हैं और अभी भी चल रहे हैं हमारे छोटे छोटे काम। अभी शुरुआती दौर है, कुछ कह पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। जब चीज़ें एकदम धरातल पर आ जाएंगी तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मुझे बिल्कुल मैम, हम भी चाहेंगे कि जब धरातल भी चीज़ें दिखेंगी तब हम भी एक बार फिर से आपका इंटरव्यू लेने के लिए ज़रूर आएंगे। और मैम आपने इतना टाइम दिया उसके लिए एक चीज़ और मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी कि अक्टूबर में हम लोग हर साल मतलब पिछले साल ही नहीं, उससे पहले भी हम लोग क्या करते आ रहे हैं, एक दान उत्सव सेलिब्रेट होता है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड होता है। तो हम भी अपने फाउंडेशन के तहत इस दान उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। दान उत्सव को कह लीजिए फेस्टिवल ऑफ गिविंग, है ना, कि आप कुछ दे रहे हैं उस दौरान। तो हम लोग डोनेशंस ओपन कर देते हैं कि आप लोग कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं आप हमारी संस्था तक लेकर आइए और हम जो लोग हैं जहाँ तक वो पहुँचना चाहिए ज़रूरत को पहुँच जाता है।
हाँ, तो आप उसमें कपड़े, राशन, हमारे पास दान उत्सव में पिछले साल बहुत कलेक्शन राशन के रूप में आया था और वो हमको इतना काम आया कि हम आपको बता नहीं सकते, करीब 300 परिवारों तक हम लोग पहुँचे हैं इस राशन डिस्ट्रीब्यूशन में, केवल दान फाउंडेशन वाला। हाँ, तो हम लोगों ने, और हमारे पास लोग कॉल करते हैं कि हमको राशन की आवश्यकता है, फिर हमारी टीम जाती है, उन लोगों से बात करती है कितना चाहिए, कितने लोगों का परिवार है, क्या है करके, फिर हम उन तक पहुँचाते हैं। तो एक मतलब एक टीम एफर्ट होता है और हम लोग की कोशिश ये रहती है कि कोई मायूस ना रहे। अगर हम तो मैम कोई आशा नहीं है तो हम उसे पूरा करें। तो आपका ये जो फाउंडेशन है वो इसी चीज़ से मुझे याद आया कि लोग कॉल भी करते हैं, तो कहाँ कहाँ पे वर्क कर रहा है? अभी तो देखिए आगरा में ही है ना, और आगे ईश्वर ने चाहा तो हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे शहरों में भी जाएंगे। बिल्कुल। तो मैम बंधु मंत्र के जो दर्शक हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश देखिए यही है कि आप इतने बड़े समाज का एक हिस्सा हैं, समाज के प्रति आपका एक कर्तव्य है। हम अपने अधिकारों की तो बात करते हैं, हम उन्हें समझते भी हैं, लेकिन हमारी ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए उनको भी हम समझें, और केवल समझें नहीं, कुछ ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन भी दें। जैसे हमारे संविधान में लिखी गई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। एक ड्यूटी मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि महिलाओं का सम्मान करना, तो महिलाओं का सम्मान करना केवल पढ़ने के लिए नहीं, महिलाओं का हम सम्मान करें प्रैक्टिकल फॉर्म में। आप अपने परिवार में, अपने आसपास आपके फ्रेंड्स हैं तो आप जानें कि आपके साथ जो भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं आपके जीवन में, पुरुषों से ही नहीं कह रही हूँ मैं, महिलाओं से भी कह रही हूँ। जैसे मैं एक महिला हूँ तो मेरे साथ जो भी महिलाएं जुड़ी हैं मेरे जीवन में, उन सबका सम्मान आवश्यक है। हाँ, तो इसी तरह से हम इस समाज का हिस्सा हैं, समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। हम अकेले उन जिम्मेदारियों को पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हम साथ में मिलकर एक डिफरेंस ज़रूर ला सकते हैं समाज में। तो आप लोगों से अपील है कि हमारे साथ जुड़कर या किसी भी तरह, जैसे भी आपको लगता है कि आप बड़े लेवल पर या छोटे लेवल पर जैसे भी आप समाज में हिस्सेदारी दे सकते हैं, अच्छे कामों में हिस्सेदारी दे सकते हैं, ज़रूर दीजिए। और दान उत्सव में प्रतिभाग करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप द मदर्स फाउंडेशन की वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी आप हमें कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना समय दिया हमें, जबकि आपका इतना बिजी शेड्यूल था आज भी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मेरे साथ अनामिका मैम, जो कि मदर्स फाउंडेशन चलाती हैं, उसके तहत कई सारे प्रोग्राम्स भी चलाती हैं। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स ज़रूर दूंगी आपको, और साथ ही साथ मैम ने आपको बताया भी कि इनका पेज भी है, वेबसाइट भी है द मदर्स फाउंडेशन के नाम से। आप वहाँ से भी मैम से हेल्प कर सकते हैं और मैम की भी हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो और ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। और आगे की कड़ी में मैं ऐसे ही एक और शख्सियत से आपको मिलाऊंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए वंदु मंत्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत।